आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, यानी पर्यावरण अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे MP टेट, UP टेट, सुपर टेट के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बन जाता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन की बात करें तो पारितंत्र कहते हैं, जबकि जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच परस्पर संबंध की बात करें तो हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगर हम पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र शब्द के जनक दोस्तों रीटर को माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न करें पारितंत्र शब्द के जनक कौन है, तो पारितंत्र शब्द के जनक रीटर को माना जाता है, जबकि पारितंत्र के जनक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल को पारितंत्र के जनक माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, अर्नेस्ट हैकल ने पारितंत्र को सबसे पहले 1869 ईस्वी में दिया था, यानी 1869 ईस्वी में पारितंत्र को दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, जबकि पारितंत्र शब्द को सबसे पहले रीटर ने दिया था। पारितंत्र शब्द को किसने दिया था? रीटर ने दिया था दोस्तों, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? एजी टांसले को पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में माना जाता है। और सन 1835 ईस्वी में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दिया था। कब दिया था? 1835 ईस्वी में दिया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हमारा प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है। तो दोस्तों, पारितंत्र शैवाल हर इकाई का स्थान उत्पादक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? उत्पादक के रूप में होता है। शैवाल किसके रूप में होता है? उत्पादक के रूप में होता है। दोस्तों, हम पारितंत्र के घटक में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे शैवाल वल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पारितंत्र के घटक की, तो पारितंत्र के दो घटक है, अजैविक घटक और जैविक घटक। पारितंत्र के कुल कितने घटक है दोस्तों? तो पारितंत्र के दो घटक है, अजैविक घटक, जैविक घटक। आज के बाद यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक बहुत आपको आज ही क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। पारितंत्र के घटक अजैविक घटक और जैविक घटक, दो घटक होते हैं। अब अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अजैविक घटक के कारण भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जबकि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं दोस्तों? तो जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो दोस्तों, अगर उत्पादक की बात करें तो उत्पादक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और उत्पादक जब जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे तो हरे पौधे भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। उपभोक्ता जंतु जो होते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, और सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है प्रोटीन है कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ भौतिक कारक, तो इसी में से आपको प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। फिर आपसे प्रश्न करें भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब भौतिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पारितंत्र में बाज का स्थान है। पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता में होता है। पारितंत्र में बाज का स्थान क्या होता है दोस्तों? सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में होता है। एक फिगर के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस फिगर को समझेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बाज है और बाज क्या है? टॉप कंज्यूमर है, यानी सर्वोच्च उपभोक्ता है। यानी कह दे कि सबसे प्राथमिक या प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता आपके
चींटे या कीड़े मकोड़े होते हैं। और ये उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक प्रोड्यूसर हो जाते हैं हमारे घास पर, फिर ये उत्पादक हो जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, फिर मेढक सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता है, और तृतीयक उपभोक्ता में सांप आ जाता है दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे कि कीड़े घास को खाते हैं, फिर कीड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, इसलिए हमारा बाज क्या हो जाता है? टॉप कंज्यूमर हो जाता है। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, और घास पात पौधे, घास पौधे उत्पादक के रूप में होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारितंत्र में मानव है। तो दोस्तों, मानव क्या है? मानव एक सर्वाहारी है। पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है। पारितंत्र में मानव क्या है दोस्तों? सर्वाहारी है। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। दोस्तों, पोषण की दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? आपके ऑप्शन में दिख रहा है मृतोपजीवी। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। आइए दोस्तों, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मृतोपजीवी कैसे होते हैं। दोस्तों, हम कहें कि सूर्य प्राथमिक सौर ऊर्जा है, यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति होती है किसको? हरे पौधे को, उत्पादकों को। और हरे पौधे पे डिपेंड होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी जीव होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी मृत अवशेषों को ही अपघटक कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके प्रश्न में कह दे कि पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, तो पोषण की दृष्टि से मृत। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। दोस्तों, घरों के साज सज्जा में सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? दोस्तों, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा उत्पन्न? तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होने लगा है। कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होने लगा। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। और चट्टानों के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चट्टानों के 3 प्रकार हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, चट्टानों के ये 3 प्रकार हैं। अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ग्रेबोसाइनाइट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ये सभी की सभी चट्टानें अग्नेय चट्टानें होती हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, अग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, बैसाल्ट अग्नेय चट्टान है, बिटुमिनस अग्नेय चट्टान है, ग्रेबो अग्नेय चट्टान है, साइनाइट अग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, पेग्माटाइट अग्नेय चट्टान है, डायोराइट अग्नेय चट्टान है। अगर हम बात करें अवसादी चट्टान की, तो दोस्तों अवसादी चट्टानें कौन कौन सी है? अवसादी चट्टानों की बात करें तो कंग्लोमरेट अवसादी चट्टान है, नमक की चट्टान अवसादी चट्टान है, सेलखड़ी अवसादी चट्टान है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो दोस्तों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिंगनाइट अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है पर्यावरण अध्ययन से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि इसका लाभ मिल सके। अगर बात करें एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? तो दोस्तों, एक पारितंत्र में 2 घटक जीवीय एवं अजीवीय घटक होते हैं। जीवीय और अजीवीय घटक एक पारितंत्र में 2 घटक के रूप में होते हैं। अगर हम बात करें प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। दोस्तों, मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? मोर क्या होगा दोस्तों? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता।
खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा? कौन होगा? मोर खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर करता है, निर्भर कीटों का खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता मोर होता है। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात करें उत्पादक की तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। कीड़ा उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। सांप तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और मोर सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। हम कहें सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में 4 कड़ियां होती है। कितनी कड़ियां होती हैं? 4 कड़ियां होती है। दोस्तों 4 कड़ी कौन कौन सी है? तो देखते हैं हम यहाँ पे। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, प्रथम पोषण स्तर होता है जो पादप, पल्लवक और घास वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषण स्तर प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो पादप, पल्लवक और घास वृक्ष होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और जंतु, प्लवक और टिड्डे और गाय इत्यादि इसमें आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय पोषण स्तर मांसाहारी होते हैं और पक्षी, मछलियां, भेड़िया इत्यादि को इसमें रखा जाता है। तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर पे हैं और उच्च मांसाहारी मनुष्य, शेर इसमें आ जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है दोस्तों? सौरिक विकिरण। सौरभिक विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें दोस्तों स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो झाड़ी पौधों के लिए स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को ग्रहण करते हैं। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को ग्रहण करते हैं तो न्यूनतम अंश को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? न्यूनतम अंश को ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम कहें किसी स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है, किसी स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है दोस्तों? तो किसी स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। कौन सा है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुदाब मापी जाती है और आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसको हमने दिया हुआ है दोस्तों, एक एक करके सबको देख लेते हैं। अगर हम कहें अल्टीमीटर से ऊंचाई सूचित करने हेतु यंत्र है, यानी वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापन में किया जाता है। अनेमीमीटर का प्रयोग वायु वेग के मापन में किया जाता है। ऑडियोफोन का प्रयोग श्रवण शक्ति सुधारने के लिए किया जाता है। बाइनाकुलर का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए किया जाता है और क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि तथा अभिलेखन के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहे साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? दोस्तों अगर हम कहें साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं, तो साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में? साइबेरियन सारस
केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के में साइबेरियन सारस आते हैं केवलादेव नेशनल पार्क में। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है, हाथियों के लिए जाना जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है और भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। सुंदरवन में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।